हम बात कर रहे थे कि एजेंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं। हम बात कर रहे थे कि देयर आर सम स्पेशलाइज्ड एजेंट्स जिनको कोई स्पेशलाइज्ड टास्क असाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अलार्म्स के एजेंट्स हैं, हमारे पास नोटिफिकेशंस के एजेंट्स हैं, हमारे पास बैकग्राउंड सर्विसेज के एजेंट्स हैं। लेकिन साथ हमने ये भी कहा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इन तमाम कैटेगरीज में फिट नहीं होती। वो कौन से प्रोग्राम है? वो प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल लोकेशन ट्रैकिंग के, वो प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग के, वो प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल आपके डाटा हार्वेस्टिंग के फॉर एग्जांपल, या डाटा सिंक्रोनाइजेशन के फॉर दैट मैटर। अब ये वो प्रोग्राम्स हैं, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी नॉर्मल डाटा एजेंट्स में या नॉर्मल प्रोग्राम एजेंट्स में फिट नहीं होते। नाउ व्हाट वी डू फॉर मेकिंग दीज प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए विंडोज फोन 7 में दो टाइप्स के जेनेरिक एजेंट्स डिफाइंड है, या दो तरह की बैकग्राउंड प्रोग्राम्स डिफाइंड है। एक तरह के एजेंट्स को हम कहते हैं पीरियोडिक एजेंट्स, और दूसरे टाइप्स ऑफ एजेंट्स है ऑन आइडल एजेंट्स। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि पीरियोडिक एजेंट्स जो हैं वो किसी फ्रीक्वेंसी पे आकर होते हैं। दे वेक अप ऑन सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड देन दे डू देयर डिजायर्ड टास्क एंड देन दे गो बैक टू स्लीप अगेन। जबकि ऑन आइडल एजेंट्स जो हैं दे वेक अप ओनली व्हेन द फोन इज आइडल एंड देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस दैट दे नीड टू मीट फॉर देम टू वेक अप. So you can also say that they are event-based agents, in the sense that one event that will make them wake up is that when they are idle and there are some and conditions that need to be complemented with it for these agents to wake up, and we will discuss them shortly. So these are the two type of generic agents, periodic agents and on idle agents. लेकिन this is not an either or case. ये इस तरीके से नहीं है कि हम सिर्फ पीरियोडिक एजेंट्स को यूज करते हुए कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, या हम सिर्फ ऑन आइडल एजेंट्स को यूज करते हुए कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, बल्कि वी कैन यूज ऑल ऑफ देम, वी कैन यूज बोथ ऑफ देम इन कॉम्बिनेशन. वी कैन इवन यूज the timers such as alarms, notifications, background transfer services. We can use all of them in conjunction with each other to complement each other. So there could be a program that would be using alarms, there would be a program, same program could be using notifications, background services, and then some component it would be written as agents, as in the form of periodic agents, and some in the form of on idle agents. So there is not an either or conditions, but they all can complement each other. Agents जो हैं वो foreground पे initialize होते हैं. That is, when your program gets initialized, your agents get initialized too, and they run in the background. Their schedule persists across the reboots. तो अगर आपने एक एजेंट लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक एजेंट था, और उसकी आपने कुछ फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो दैट फ्रीक्वेंसी विल परसिस्ट इवन इफ यू रीबूट द मशीन और द मोबाइल फोन. तो आप अगर फोन को बंद करके दोबारा ऑन भी करते हैं तो आपकी वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपने उसका स्केड्यूल सेट किया होगा, वो वहीं पर होगा. अब बात आ जाती है कि आपकी बैकग्राउंड और फोरग्राउंड एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किस तरीके से करेगी. बिकॉज इवन दो दे आर वन सैंडबॉक्स, वो एक ही बॉक्स, एक ही आइसोलेटेड एरिया के मकीन है, दे आर लिविंग एट द सेम प्लेस, बट दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस. So they communicate through a construct that we call mutex. They use mutex to communicate with each other. अब यहां पर एक कंसर्न आ जाता है, और वो कंसर्न अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जुमला बोला उससे अराइज होता है. जुमला आपकी आसानी के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं. The sentence was that you can write your application using all kind of agents. ये either or case नहीं है, but you can write as many agents as you want.
और इसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आप सिर्फ एक जो है वो पीरियोडिक एजेंट्स यूज करेंगे, एक या चार लेट्स से ऑन आइडल एजेंट आप लिख सकते हैं, एक रिमाइंडर लिख सकते हैं, चार अलार्म लिख सकते हैं, नथिंग लाइक दैट. यू कैन यूज और राइट एज मैनी एजेंट्स दैट यू वुड लाइक. अब इसमें जो कंसर्न रेज होता है वो वही वाला कंसर्न है जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग में रेज होता है, मल्टीटास्किंग में रेज होता है, फोन की हेल्थ पे रेज होता है कि जब आप बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस चलाना शुरू कर देते हैं तो देन फोरग्राउंड एप्लीकेशन स्टार्ट्स टू सफर. यूजर एक्सपीरियंस जो है वो सफर होना स्टार्ट शुरू हो जाता है बिकॉज एज वी डिस्कस्ड आपके प्रोग्राम्स को सर्टेन टाइम चंक्स मिल रहे होते हैं फ्रॉम द प्रोसेसर. And if there are many background processes that are competing for that processor chunk, तो foreground को जो processor chunk मिल रहा होता है they start shrinking. और उसकी वजह से जो आपका user experience है that starts suffering. तो इस चीज को ensure करने के लिए although there is no limit कि आप कौन सा combination use करते हैं, although there is no limit कि आप किस टाइप के एजेंट्स कितने लिख सकते हैं, but there is a limit that there could be a maximum of 18 periodic agents associated with the program. So ये एक restriction है on Windows Phone 7 platform that has to be there. And then there is an interface if you decide if the user decides to kill certain agents, there is an interface that is provided which is used for killing agents or for killing the process that running the agents. एक और रिस्ट्रिक्शंस जो हम एजेंट पे लगाते हैं दैट इज अबाउट हाउ मच इन फ्यूचर दैट वी कैन स्केड्यूल देम. और बात करें हम पीरियोडिक एजेंट्स की, पीरियोडिक एजेंट्स की जब हमने बात की तो वी आल्सो सेड दैट इन पे ये रिस्ट्रिक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू कैन रन मैक्सिमम ऑफ 18 पीरियोडिक एजेंट्स एंड देन दिस इज अनदर रिस्ट्रिक्शन that periodic agents can be scheduled for up to 14 days in advance. तो आप 2 हफ्ते आगे तक को उसको schedule कर सकते हैं. Obvious question is कि ठीक है हमने 2 हफ्ते के लिए कर लिया लेकिन what about after 14 days? तो क्या यूजर को दोबारा जाके उसको schedule करना पड़ेगा, या what about कि अगर मेरी मीटिंग जो है वो आज से 1 महीना बाद है और आप नोटिफिकेशंस या आप अलार्म्स इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको ये जो फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं जो आप याद नहीं रख सकते, इट विल हेल्प यू रिमेंबर देम. तो अगर एक इवेंट जो है आज से महीना बाद होना है या 2 महीने बाद होना है, या इफ यू वांट टू पुट अ रिमाइंडर अबाउट समबडीज बर्थडे फॉर एग्जांपल, और अगर आप उसे अपने जो आपका एजेंट है उसको 14 डेज के बाद उसे स्केड्यूल नहीं कर सकते, then where is the usefulness? आप इसकी यूजफुल बहुत एक्सट्रीमली कम कर देंगे. तो आंसर इज कि yes, this is restriction that you can schedule up till 14 days in future, लेकिन अगर आप उस एप्लीकेशन को फ्रीक्वेंट यूज करते रहेंगे तो वो जो आपका schedule है that will keep on extended. So yes, you can schedule something and if you keep on visiting that application then आप उसे जब मर्जी schedule कर दें, there wouldn't be any problem. लेकिन once you stop using the application itself, then the designers of Windows Phone 7 contend that अगर आप application को ही नहीं यूज कर रहे तो उसकी background application का कोई फायदा नहीं. For example, अगर आप कैलेंडर को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उस पर रिमाइंडर लगाने का कोई फायदा नहीं है. खैर, रिमाइंडर इज अ स्पेशल एजेंट और उसकी टेक्निक्स डिफरेंट है, वो वर्क किस तरीके से करता है उस डिफरेंट है, उसकी रिस्ट्रिक्शन अपनी है. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक अपनी रिमाइंडर एप्लीकेशन बनाएं यूजिंग पीरियोडिक एजेंट्स और उसको यूज अगर हम नहीं कर रहे ऑन डेली बेसिस या विद इन दोज 14 डेज स्पैन अगर हमने उसको ओपन नहीं किया, तो all the agents associated with that application will not get renewed. तो ये एक restriction है periodic agents पे in addition to the number of periodic agents that we can run. Now the question is that what we can and what we cannot do in periodic agents and in the on idle agents. What is the difference between these two?
कहाँ पर हम उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, दैट पीरियोडिक एजेंट्स रन ऑन सम फ्रीक्वेंसी, आप उनको स्केड्यूल करते हैं एंड देन ऑन दोज फ्रीक्वेंसीज दे विल रन। जबकि जो ऑन आइडल एजेंट्स हैं दे आर इवेंट बेस्ड एजेंट्स, और वो इवेंट कौन से हैं? द प्राइमरी इवेंट इज दैट दे आर idle. The phone is not doing anything, user is not interacting with the phone, so this is the primary event. And there are a number of others that are combined with this event in order to make sure that on idle agent prerequisite are met. In addition to these restrictions, periodic agents, in addition to these differences, periodic agents can wake up आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी कह लें इसको, इसका मोड ऑफ वर्किंग कह लें, दैट पीरियोडिक एजेंट्स कैन वेक अप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, और उस 30 मिनट के बाद दे आर गिवन अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 seconds टू रन। So this is how they operate. You can schedule a periodic agent to wake up, and this is how Windows Phone 7 enforces it, that they wake up after every 30 minutes and then they get a 15-second time slot to perform certain actions. Whereas on the other side, when we are talking about on idle agents, in addition to this restriction that the phone should be idle, the second restriction or second prerequisite or second condition that needs to be met for this one is that they should be on external power. So they shouldn't be running on the battery power, but the external power source should be provided to it. And the third condition that is necessary for on idle agents to work or to wake up is they should be on non-cellular network. उनकी जो communication है वो non-cellular network पे हो रही हो, that is they should be connected through Wi-Fi, जो हमारा normal mode होता है connect करने का. So these are the preconditions or prerequisite for on idle agents to wake up. अब आप अगर इस सिनेरियो को सोचें और आप ये सोचें कि ये तीनों कंडीशंस कब मीट होती हैं, तो one time period should immediately come into your mind. And what is that time period? Probably at night when you go to bed. You leave your phone on your side table, जहाँ पर आप उसे चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं. It is on external power because it's being charged, तो external power उसको provide हो रही है. And because आप घर पे हैं या आप किसी होटल में हैं, normally you have Wi-Fi access there. तो रात के at your sleep time, when you are sleeping, you can put your phone into useful work using these on idle agents, because this is the time period where these three conditions are being met और आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं. जिस तरह पीरियोडिक एजेंट्स जो हैं वो दे कैन वेक अप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स फॉर 15 सेकेंड्स, इसी तरीके से आपके जो ऑन आइडल एजेंट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि दे कैन वेक अप बट देयर ड्यूरेशन, जब भी ये कंडीशन मीट होगी तो दे कैन वेक अप बट देयर ड्यूरेशन इज 10 मिनट्स ओनली. सो you give them a time slot of 10 minutes for them to complete their work. अब इन दोनों एजेंट्स की यूजफुलनेस देखते हैं कि what are the scenarios in which we will use one and what are the scenarios in which we will use or we can use the other one. Let's start with data synchronization example. और उसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि data synchronization, first of all, when you bought the phone, you configured it and now you want to synchronize it with the web server जो कि जिसमें आपकी सारी emails हैं. The first time that the data is being synchronized, now there is a lot of data because probably you have emails for 1 month in your current folder or 2 months in your current folder, and this is a new phone, so all these emails needs to be downloaded. In this case, a time chunk of 15 seconds wouldn't be enough for you. So this is an ideal case for when you are asleep, you are on Wi-Fi, and
you are on external power because you need to download a lot of data. This activity is very similar to background download, but this is not really a background download, लेकिन एक वो condition ऐसी बन गई कि वो आप बिल्कुल तमाम receiving end पे है, you are not on the sending end. So this scenario becomes an ideal scenario for on-idle agent, that the first time you are synchronizing. उसके बाद the subsequent synchronize जो कि आप करेंगे, that is probably a case for periodic agents, because now there is a less amount of data involved. आपकी communication जो है वो less frequent होगी, आप जो data transfer कर रहे हैं that would be very less. So you can even go on the edge or GPRS network, and 15-second time slot would be enough for you to synchronize. अब ये synchronization में आप अपने contact list जो है वो synchronize कर सकते हैं, अपनी email synchronize कर सकते हैं, अपने SMS, MMS synchronize कर सकते हैं. But this would be the incremental synchronization. That is कि आपने heavy काम पहले कर लिए using on idle agent, and now you are doing increments using the periodic agents. और ये एक अच्छी एग्जाम्पल भी बन गई है ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ एन एप्लीकेशन जहां पर आप दोनों टाइप के एजेंट्स जो हैं, दोनों टाइप के जेनेरिक एजेंट्स, पीरियोडिक वन एंड ऑन आइडल वन, दोनों को इकट्ठा यूज कर रहे हैं. इसके अलावा पीरियोडिक एजेंट्स में इफ यू वांट टू राइट अ लोकेशन एप्लीकेशन, अब ये भी एक ऐसी चीज है जो यू वुड लाइक टू डू ऑन सर्टेन फ्रीक्वेंसी. यू रियली डोंट वांट कि अच्छा मैं हर 2 मिनट के बाद भेजूं, हर 3 मिनट के बाद भेजूं. यू रियली डोंट वांट टू स्ट्रेस द नेटवर्क. तो आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके आई वांट टू पब्लिश माय कोऑर्डिनेट्स आफ्टर दिस मच टाइम, और वो दैट टाइम पीरियड शुडंट बी टू स्मॉल because then you will be straining the network and you will be incurring the cost, and that time period shouldn't be too big because then in intermediate period people the web server or people wouldn't know that where you exactly are. तो इसको आपने एक दरमियान में बैलेंस ढूंढना है, that you are not straining the network and your current location is being published too. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार ट्रैकिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यू डोंट वांट दैट आप इतने एसएमएस भेज रहे हैं और लेट्स से कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स पब्लिशिंग मैकेनिज्म है दैट इज एसएमएस, तो आप ये भी नहीं चाहते कि आप नेटवर्क पे इतने एसएमएस भेज रहे हैं कि आपका जो बैलेंस है कार्ड में वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आप जो है वो आपका टाइम पीरियड इतना ज़्यादा हो गया कि यू वुडंट इवन नो that where exactly your car, and you will have to wait for let's say 6 hours or 7 hours just exactly to find where your car is, because that would be a very long period and you wouldn't be able to track exactly where your vehicle is. दूसरी साइड पे जब हम ऑन आइडल एजेंट की बात करते हैं, तो ऑन आइडल एजेंट्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट डाटा फीस्टिंग. That is, you are trying to download a large amount of, or you are trying to grab a large amount of data from somewhere. You will be initial sync, जिस तरह का केस हमने अभी डिस्कस किया, that you bought your phone for the first time and you are changing the phones. तो इस केस में आपने जो अपनी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपने अपने SMS, MMS, आपने ईमेल वगैरह अपनी सारी क्लाउड पर बैकअप की हुई है. एंड व्हाट यू वांट टू डू इज कि आप वो तमाम डाटा जो है वो अपने नए फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लें. अब इस ट्रांसफ़र सर्विस के लिए यू विल यूज़ ऑन आइडल एजेंट्स. Let's say that you configured it and you put it on charging, you put it on the table, और वो on idle agents जो हैं वो kick off हुए and they downloaded all the data for you. On the screen, I am showing you the cheat sheet of multitasking. That is, ये agents तो हमने बहुत सारी types के discuss कर लिए. Now, where exactly these agents fit in? कौन सी tasks हैं जो एक टाइप ऑफ एजेंट जो है वो बेहतर कर सकता है बनिस्बत दूसरी टाइप ऑफ एजेंट्स के. सो थिंक ऑफ दिस स्लाइड एज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द एरिया ऑफ मल्टीटास्किंग, इन द एरिया ऑफ एजेंट्स, एंड
a quick decision tree on that, okay, मैं ये करने जा रहा हूँ, तो what is the best way of doing thing. उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है फास्ट एप्लीकेशन स्विचिंग. दैट इज आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में कैसे जा सकते हैं और कितनी क्विकली जा सकते हैं. या लेट्स से आपका फोन लॉक है एंड देन यू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, तो हाउ क्विकली कैन यू स्टार्ट सीइंग द एप्लीकेशन कि उस वक्त कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है. नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ फास्ट एप्लीकेशन स्विचिंग जिसमें हमने डिस्कस की थी number of states that goes inside program management or application management. And good news about this fast application switching is that it's free. Free in a sense, not in free in sense कि आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ रहे, which of course you have bought the operating system, you have bought the phone and the services inside. Free in a sense that you don't have to write any additional code for it in order to it happen. So a fast application switching is part of your operating system and it will happen automatically. You don't have to do anything additional for that. इसके बाद let's talk about alarms and reminders, and of course you can answer now this question very easily, that now we are talking about background notifications, alarm notifications and notification agents that we have talked about. Now next would be the large file downloads. कि हमने अगर बड़ी फाइल्स डाउनलोड करनी है तो what are the suitable agents for them. The service or the agent that we will use here is background transfer services. These are the services that allows us to download large amount of data from the internet. Then event-based updates. Event-based updates on the screen. For example, आपकी ईमेल एक नई आई है या आपके बैकग्राउंड एजेंट ने आप सिंक्रोनाइज कर लिया है, उसने आपके लिए कुछ नई ईमेल जो है वो सर्वर से फैच करके लाया. नाउ इट हैज़ टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. तो ये जो इवेंट बेस्ड नोटिफिकेशन है, हाउ डज दीज आर हैंडल्ड? These are handled using push notifications. Then location based services. How are these being handled in Windows Phone 7? For location based services, we are using periodic background agents. Play music in the background. और हमने कहा कि background audio के लिए we have a special audio services that we can use for running audio in the background. So we call it background audio player. Synchronization of data or feasting large amount of data, especially in case of resource intensive computing. और resource intensive computing की केस में यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है SETI at home की. SETI at home का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है. बिफोर हम उसके डिस्कस करेंगे उसके लिए एजेंट कौन सा कैपेबल है. SETI at home या इस तरह के बहुत सारे at home जो प्रोजेक्ट हैं उनका आइडिया ये है कि देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट गैदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर यू. बट दिस पर्टिकुलर केस ऑफ SETI at home, there are number of telescopes that are gathering a large amount of data and resources are needed to process that data. अब उसका एक सिनेरियो तो ये बन सकता है that you keep on buying computers after computers after computers. You may purchase a supercomputer to process all this terabyte and petabyte and this large heavy amount of data to process them. The other way to process all of it is that you involve volunteers. And the concept is that whenever your computer is free, आप एक normal user हैं, home user हैं, and you have a computer at home, and whenever your computer is free, there is some amount of data that is transferred. You volunteer for that project, or there is some amount of data that is transferred to your computer. Your computer processes it and sends it back. And the cycle continues. So this is the idea behind this at-home projects. Because the motivation of this idea came from that the home computer or work computers, for example, there is certain period of time where they are active. For example, home computers are usually not active in the morning.
because people have gone to office, people are gone to colleges, schools. तो जो कंप्यूटर है that is sitting idle. जो ऑफिस कंप्यूटर्स हैं, for them the reverse is true, that they are not usually active in the time of night. तो रात के टाइम पे they are usually idle. And some of the machines are very critical and they need to be on because there is some data and you don't want to, like your web server is there which is processing requests from outside world and you can't afford it to be down. तो वो मशीनें जो ऑन रहती हैं रात को and there is not much load on them, you can volunteer them for these kind of activities. So jab these kind of activities, whenever they see that the computer is idle, they transfer some data over and the computers will be able to use their processor or their resources in order to process that data. तो विंडोज़ फ़ोन 7, जिस तरह हम जब मोबाइल की डिस्कशन की बात करते हैं, मोबाइल्स की बात करती है, तो इस डिस्कशन में एक चीज़ इनएविटेबली सामने आती है एंड दैट इज़ कि मोबाइल आर गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल. यूजुअली आप अगर आप हाई एंड फ़ोन्स की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 GHz, 1.2 GHz. We are talking about a considerable amount of storage space. We are talking about a considerable amount of RAM present since there. So why not, if somebody wants to volunteer their machine, their mobile phone for a good cause, why not? Especially when you are at home, you are plugged in and you are on Wi-Fi. So on idle agents are a very good example of processing these kinds of data too. We will, अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा सेपरेटली कैटेगराइज करना चाहें तो हम इन्हें कहेंगे कि ये रिसोर्स intensive agents hai, because they use Wi-Fi very heavily, they use processor very heavily, शायद बैटरी भी बहुत heavily use कर रहे हो, लेकिन we are not worried about all this because we are on external power, we are on Wi-Fi and we are on idle. हमारा यूजर जो है foreground में कुछ भी नहीं चला रहा, so we are not worried about the user experience again. And then the example of real-time GPS tracking. Yes, it's a periodic agent, but this is kind of agent that will also run under the lock screen. So even your screen is blank, your phone is locked, still there would be some agents that will be running under the hood. And real-time GPS tracking is one example of it. तो ये तो थी एक short discussion on agents. अब एजेंट्स की जब हम बात की और स्पेशली जब हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की तो हमने कहा जी कि वी विल बी एबल टू स्टोर सम डाटा ऑन वेब, ऑन द क्लाउड, एंड देन हमने नया फ़ोन परचेज किया है तो वी वांट ऑल ऑफ दिस डाटा टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द फोन बैक अगेन एंड वी विल टेक एडवांटेज ऑफ द एजेंट्स फॉर दैट. और यह हमने बात की थी दैट एजेंट्स एंड प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस जिससे वो एजेंट बिलोंग करते हैं, they will take advantage of the same storage space. Now this storage space can be the isolated storage, read and write of course, or the cloud services. और अगर थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएं तो हमने कहा था कि हम लिंक को यूज करते हैं टू इंटीग्रेट विद डेटाबेसेस, टू इंटीग्रेट विद ऑब्जेक्ट्स मॉडल, और या क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम लिंक को यूज करते हैं. सो इन ऑल दिस पिक्चर्स वी हैव प्रेजेंटेड cloud communication as a very viable model, but we never actually discussed what are the services or how do we use these services to integrate with cloud. So after now, I think this is now a good place to discuss how do we integrate with the cloud services. When we talk about cloud services and when we talk about integration with clouds, there are three dominant areas that come to our mind. 3 एग्जाम्पल उसको कह लीजिए, 3 यूज के सिनेरियो कह लीजिए, 3 सर्विसेज मॉडल कह लीजिए, बट इन विंडोज फोन 7 केस देयर आर 3 यूज के सिनेरियो that comes into our mind.
जो कि ये डिफाइन करते हैं कि हम क्लाउड से किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी सर्विसेज, कौन सी फ्रेमवर्क्स जो हैं हम उनको यूज करते हुए इस इंटीग्रेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। पहला सिनेरियो हम वही ले लेते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग या सोशल लोकेशन ट्रैकिंग। दूसरी एग्जांपल हम एक फॉर्मुलेट करते हैं, इन विच अ वेब सर्वर हैज अ वेदर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम सिटीज का उसमें वेदर है, एंड दे विल सेंड यू the weather conditions based on your location. And third service or third use case scenario is very relevant to Windows Phone 7 and very unique to Windows Phone 7, and that is gaming services. So these are three different use case scenarios, and we will see how these are being managed. So on application level, we have a GPS location service. We have written a GPS location service using the frameworks that are provided by the operating system. System.device.location is one example of it, one framework example that lets you retrieve the GPS location. On client services, that we have a location client service that is running, let us retrieve the location of the client. And on cloud, now first of all, let's understand where the cloud comes in this whole picture. When you are doing car tracking, for example, या आप social networking की जब आप बात करें, तो you will have to publish these coordinates somewhere in order for people to know that where the car is or where your friends are. So you will have to publish it somewhere. And web is the most feasible way of publishing because everybody can access web. All you have to give is a public address, and everybody can go there and start seeing that, okay, this is where my car is. So this services, in case of Microsoft Phone 7, yeah, Microsoft in general, is provided by Bing or Bing location services. So at Phone, you have this application that is making use of services and frameworks related to the location services. And on the cloud side, you have Bing location services that are catering all these requests. So the cloud side and the mobile side works in a complete synergy to provide you a complete picture. अब दूसरे सिनेरियो पे चले जाते हैं, where an application, you have written an application to display the weather of a certain city based on यूजर की जो प्रेफरेंस है, जो उसने होम टाउन सेट किया हुआ है, आप उसकी बेस पे करंट वेदर दिखा देते हैं, that this is the current weather conditions. And for that you will have to go to the server and either fetch the data saying that, okay, I am at this location, give me the data for this location, or the other way around is that first time after that you fetch the data, you set that, okay, I am phone this, my number is this, and this is my location. So every time weather changes, it will push you a notification that, okay, now the current condition at your area is this. And for this, you will be using the Microsoft push notification framework and push client services. So on the top, you have an application showing you the weather. In frameworks and in services, you'll be using the push notification frameworks. And then on the server side or on the cloud side, you will have the push notification services or phone notification services that is written as a part of the cloud, as a part of this climate aware program that is sending the climate or weather conditions to all the phones. So these two are example of a generic case, I will say. Although we are using services that are very relevant to Microsoft, for example, Bing is Microsoft product, Microsoft location or push aware service, push services are part of Microsoft framework. But these are kind of generic because you can write the same kind of services on Android phone, you can write the same kind of services on Symbian. Maybe they wouldn't be called in GPS location, they wouldn't be called Bing location services.
on Android they are probably called Google Maps, but still this is kind of services, just the name differs. लेकिन एक सर्विस ऐसी है, एक यूज केस ऐसा है जो कि विंडोज फोन 7 के लिए बड़ा स्पेसिफिक है, एंड दैट इज द गेमिंग सर्विसेज और Microsoft XNA framework game services to be exact. This is the framework that lets you play online games, that lets you collaborate on games using a cloud side पे इसमें क्या है, cloud side में we use Xbox Live or Xbox Live services. So now you can, using your phone, you can play game, collaborate with your other friends and share the collective gaming experience over using the cloud. And all this is made possible with integration with cloud, first of all, and second, Xbox Live services is running behind those cloud services in order to make this experience a possibility. So this is how we integrate with cloud. These are the three examples, these are the three use case scenario in which we have seen that half of it or some portion of the program is running on the phone and some portion of program is running on the web or on the cloud to be exact. And how these two different portions collaborate with each other in order to provide an integrated experience. This concludes our discussion on agents, how agents are being used, what are the different kind of agents, how specialized agents are different from the generic agents, and what are the restrictions on these agents that are imposed on Windows Phone 7. We have also discussed that how cloud services are integrated to overall Windows Phone 7 platform. अब इस सारी चीज को जब हमने डिस्कस कर लिया तो अब एक मिसिंग पीस जो ओवरऑल पिक्चर में इज स्टिल मिसिंग इज दैट ऑफ सिक्योरिटी, एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन जब हमने सारी अंडरस्टैंडिंग कर ली दैट हाउ प्रोग्राम्स वर्क, हाउ प्रोग्राम यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, it will be easier for us to understand that how the security model is implemented in Windows Phone 7. Now it's time to discuss the one missing piece जो कि overall picture में हमने अभी तक discuss नहीं किया, and that piece is the security model of Windows Phone 7. Security को हम off and on discuss करते रहे हैं, हमने जिन platforms की भी बात की हमने उनके साथ उनका सिक्योरिटी मॉडल जरूर डिस्कस किया सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट हाउ ट्रस्टेड दैट मॉडल इज. सिम्बियन में हमने देखा कि सिक्योरिटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है. देन वी सॉ दैट व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हैज टेकन इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी. और विंडोज फोन 7 में भी हमने ऑफ एंड ऑन सिक्योरिटी को डिस्कस किया, या एटलीस्ट हमने ये जरूर मेंशन किया कि हम ये काम कर रहे हैं और इसमें हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है. फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड एप्लीकेशन कुछ रिसोर्सेज यूज कर रही है एंड इट इज नॉट प्रॉब्ली वायबल फॉर देम टू यूज दोज रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन जिसका काम सिर्फ और सिर्फ SMS भेजना है, इट शुडंट बी यूजिंग द इंटरनेट कैपेबिलिटी या इट शुडंट बी यूजिंग द फोन कॉलिंग फंक्शनैलिटी. तो ये हमने ऑफ एंड ऑन अपने ये चीज जरूर नोट की कि देयर आर सम कंसर्न्स एंड वी वुड वांट टू टेक अ डीप लुक ऑन इट, एंड दिस इज द टाइम दैट वी हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन व्हाट इज Windows Phone 7 security model and how it is implemented. पहले तो हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पेश आई. Why we want this platform to be secure. एक सिनेरियो तो हमने डिस्कस कर लिया, शायद वो बहुत टेक्निकल हो जाए फॉर अ लेमैन कि जी एक बैकग्राउंड एप्लीकेशन है जो कि कुछ रिसोर्सेज यूज कर रही है एंड इट शुडंट बी यूजिंग दोज रिसोर्सेज. इसको थोड़ा सा अगर हम प्लेन वर्डिंग में लें तो हम ये इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अब फोन का अमल दखल बहुत ज्यादा होता जा रहा है. वी आर रिलाइंग ऑन सेल फोन्स मोर एंड मोर, और सेल फोन से ज्यादा हम स्मार्टफोन्स पे भी अब
एक नेक्स्ट जनरेशन आ गई है जो कि स्मार्टफोन्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही है. वी यूज़ आवर फोन्स फॉर document editing, we use our phones for scheduling our meetings, we use our phone for checking emails, we use our phones for keeping important notes. तो हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है. ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये कॉन्फिडेंशियल हमारी इंफॉर्मेशन हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, एंड इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ बोथ. So in this case, it has become very important that this platform that we are entrusting it with our private confidential information should be secure. So Microsoft has also given a security model for Windows Phone 7. There are 4 components that goes inside the security model of Windows Phone 7. वो कंपोनेंट कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चैम्बर्स, सेकेंडली वी हैव कैपेबिलिटीज, थर्ड कॉन्सेप्ट दैट गोज इनसाइड द सिक्योरिटी मॉडल इज सैंडबॉक्स, एंड फोर्थ कंपोनेंट और फोर्थ डायमेंशन दैट गोज इनसाइड द विंडोज फोन सिक्योरिटी मॉडल इज द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट. These 4 components work together to ensure that Windows Phone 7 is a secure platform. सबसे पहले हम चैम्बर्स की बात कर लेते हैं. That what are chambers and how they are used and what are the different categories of chambers. In Windows Phone 7, every application is given an isolated space to run. अब इस isolated space को समझने के लिए आप इसको इस तरीके से देख लें कि जैसे आपके पास isolated storage area, जो कि हमने अपनी काफ़ी सारी एप्लीकेशन में डिस्कस किया है. That isolated application area or storage area has limited amount of memory or nobody else can access that. तो यही concept program execution में भी use होता है, and the chambers is way of enforcing it. That you have a isolated space जहाँ पर आपकी application execute होती है. तमाम chambers they are enforced based upon a policy. हर चैम्बर की एक पॉलिसी होती है, and there are 4 kind of chambers in Windows Phone 7. वो 4 चैम्बर कौन से हैं? We have trusted computing base, we have the elevated rights chamber, we have standard rights chamber, and we have least privileged chamber. तो ये 4 चैम्बर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन 7 इन्फोर्स करता है. इन चारों के साथ एसोसिएटेड पॉलिसीज हैं. रादर आई शुड से कि इन 3 के साथ एसोसिएटेड पॉलिसीज हैं, एंड द फोर्थ वन इज कैपेबिलिटी बेस्ड, एंड वी विल सी शॉर्टली व्हाट डज कैपेबिलिटी मीन. लेकिन 3 of them have very strict policies that are enforced, and the fourth one is based on capabilities. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन, द ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस, इज द वन विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रिविलेजेस. ये वो वाला चैम्बर है जिसमें द प्रोग्राम रनिंग इनसाइड दिस चैम्बर हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. नॉर्मली इस चैम्बर में आपके कर्नल या आपके कर्नल मोड के जो ड्राइवर्स हैं वो चलते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स नीड एक्सेस टू एवरीथिंग दैट इज ऑन द फोन. Usually one should try to minimize the number of programs that are running in this trusted chamber, because this is the problematic area. If some malicious thing happens, or if a malicious or if a buggy program goes inside this chamber, it will have capability to destroy the phone, because this is the area or this is the box which have access to everything. उसके बाद the next step is the elevated rights chamber. Elevated rights chamber में वो प्रोग्राम रन करते हैं which doesn't need the security policy, मतलब उनको security policy पे access नहीं चाहिए होता, लेकिन on the other hand they will need access to system wide resources or device wide resources. They would like to have access to everything on the phone except
the security policy. So this is the chamber, the elevated rights chamber, where we run these kind of programs. Then comes the third chamber, and in third chamber we are running the standard programs, and this is called standard rights chamber. स्टैंडर्ड प्रोग्राम जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स का मतलब वो हुआ दोज प्रोग्राम्स which are developed by the Microsoft or Windows Phone 7 team and they are part of the operating system. वो उसके साथ बंडल होके आते हैं. वो प्रोग्राम कौन से हो गए? वो प्रोग्राम है आपके फॉर एग्जांपल Outlook. Now Outlook is a program that you use for checking your emails. This is the program that is bundled with the Windows Phone 7, and this is a program that doesn't need access to the security policy. This is the program that doesn't need access to system-wide resources, and this is coming from the very trusted source, that is the Microsoft itself. So the standard programs or the core programs, let me put it this way just to avoid confusion, the core programs are running inside the standard chamber or standard rights chamber. उसके बाद the fourth one and the last one is least privileged chamber. Least privileged chamber is different from all others because it is not based on a set policy. जिस तरह आपका जो elevated rights chamber है उसकी एक set policy है that access to everything except security, या आपकी एक जो हाईएस्ट लेवल है उसमें एक्सेस टू एवरीथिंग, जहां पर आपके कर्नल या कर्नल मोड के ड्राइवर्स चल रहे हैं. इन लीस्ट प्रिविलेज्ड चैम्बर द राइट्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोग्राम. और ये कैपेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? ये कैपेबिलिटी द प्रोग्रामर डिसाइड्स दैट दीज आर द कैपेबिलिटीज दैट द प्रोग्राम नीड्स. और इस चैम्बर के अंदर प्रोग्राम कौन से रन होते हैं? इस चैम्बर के अंदर वो प्रोग्राम रन होते हैं जो कि थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है, एंड दीज आर द प्रोग्राम्स दैट यू डाउनलोड इट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट मार्केट. ये वो प्रोग्राम है जो आप डाउनलोड करके अपने फोन पे चलाते हैं. दीज आर एग्जीक्यूटेड इन लीस्ट राइट चैम्बर. इनके पास सिर्फ वही राइट्स होते हैं जो कि इनकी कैपेबिलिटीज में डिफाइन होते हैं. अब कैपेबिलिटीज को डिफाइन कर लेते हैं. दैट व्हाट आर कैपेबिलिटीज? कैपेबिलिटीज आर डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दिस प्रोग्राम विल बी यूजिंग. सो फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट यू वांट टू यूज द नेटवर्क कैपेबिलिटी, you want to, or the program want to use network capability, or the program want to use the SMS sending capability, or the program want to use the phone call capability. So all these capabilities are defined when the program is made and the programmer explicitly mentions that these are the capabilities that the program will be using. And when executing inside the least privileged chamber, this is made sure that okay, the program doesn't exceed from the capabilities that are already mentioned there. Capabilities के बाद the next step is sandbox. और अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में जब हम Windows Phone 7 की एप्लीकेशन मॉडल को डिस्कस कर रहे थे तो we said that as opposed to Android, applications in Windows Phone 7 run inside a sandbox. और वहां पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि what do you think is the difference between virtual machine? As we know कि जी Android हर प्रोसेस को एक virtual machine के अंदर चलाता है, in comparison with a sandbox जो कि Windows Phone 7 का मॉडल है. And I am sure most of you have find the answer by now, लेकिन just for recollection of memory and for those who haven't find the answer, let me state this, that virtual machine जो है वो एक complete operating system है. That every time you will want to run a process या आप कोई application execute करने की कोशिश करेंगे तो you will have to bring up a complete operating system. ये इसी तरीके से है जैसे आपने एक फोन का एक replicate बना लिया, और उस वजह से we have to make sure that all these shared libraries have a very small footprint.
because think of it that you have number of libraries that are being loaded one after the other. Every time an application loads, you are bringing up a whole complete operating system जिसमें आपकी virtual machine भी up होगी, जिसमें आपकी जो shared libraries हैं वो भी include होंगी, जिसमें आपका shared code base जो है वो भी आएगा. So you have to make sure कि उनका footprint बहुत small हो. Whereas in sandbox model you are not bringing up the whole operating system, बल्कि operating system की copy एक ही रहती है and you are defining multiple places जहाँ पे आपके program execute हो सकते हैं. This is the sandbox model. दोनों के pros and cons हैं, and people some are in favor of one and other are in the favor of other. आप इसके बारे में डिटेल जो है वो अपनी सिक्योरिटी की क्लास में पढ़ सकते हैं that why one is preferred over the other, but in a nutshell, in summary, this is the difference between the two. So in Windows Phone 7 we advocate, or the design team advocated for using sandbox model. अब sandbox model क्या है? Sandbox model is the combination of the chamber and the capabilities. कुछ केसेस में चैम्बर के साथ पॉलिसीज ऑलरेडी डिफाइन होती हैं, सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली से व्हाट आर द कैपेबिलिटीज. लेकिन इन लीस्ट प्रिविलेज्ड मॉडल आपको कैपेबिलिटीज साथ डिफाइन करनी पड़ती हैं, एंड दिस द होल कंप्लीट पिक्चर मेक्स अ सैंडबॉक्स. एंड देन द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर दैट द प्रोग्राम डजंट स्टार्ट वर्किंग आउटसाइड इट. For example, in least privileged model, if the program says that I will only use a network capability, then the program will make sure that, or the operating system will make sure that only network capability is used. Not SMS capabilities, not calling capabilities, not GPS capabilities, none of them is used, but except network capabilities. या जब हम एलिवेटेड राइट्स चैम्बर की बात करते हैं तो उस सैंडबॉक्स में इट विल बी मेड श्योर दैट सिक्योरिटी पॉलिसी इज नॉट टच्ड. So the program running inside them, when they try to access security policy, it will be denied. So these three components make an integral part of Windows Phone 7 security inside the phone. अब चौथे component की बात कर लेते हैं, and the fourth component, which is the application deployment. पहले तीन जो थे, these are within the phone. आपके chambers, they are within the phone. The capabilities which a program is allowed is within the phone, and then your sandbox is within the phone. लेकिन application deployment का मॉडल क्या है, which is that is you are bringing application from Microsoft market. How would you able to publish those applications? So for publishing the application on the market, you have to go through a strict procedure. First you will have to register on the market. आपकी identity वहाँ पे verify होगी, आपके programs वहाँ पर verify होंगे, both from functional and from behavioral point of view. और जब वो चीज़ वेरीफाई हो जाएगी तो then a certificate will be issued from VeriSign. VeriSign is a company that issues certificate for the validity of the program. Only those programs जिनके पास वो certificate होगा that you will be able to run on your phone. तो आप सिर्फ वही प्रोग्राम अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकेंगे और वही प्रोग्राम आपके फ़ोन पर एग्जीक्यूट होंगे. So this is the security enforcement outside the phone by the Microsoft. And these four components work together to make sure कि आपके फ़ोन पे only trusted applications ही run हो. And this discussion on security also concludes our discussion on Windows Phone 7. हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उसका किस तरीके से है, हाउ द एप्लीकेशंस आर बिल्ड, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द विंडोज फोन 7 प्लेटफॉर्म, एंड फाइनली वी डिस्कस द प्लेटफॉर्म मॉडल, द प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी मॉडल, दैट हाउ माइक्रोसॉफ्ट enforces security or ensures the security of the platform. If you want to learn more about Windows Phone 7,
Microsoft has maintained a site in which all these details are given, all the platform capabilities, what are the capabilities that are allowed, how agents work, how the security is enforced, what are the ways to publish on the market. All this is given in detail. So if you would like more information on any of this topic, please go to Microsoft.com and look up Windows Phone 7 and you will find abundance of information over there. अब जब हमने ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म डिस्कस कर लिए and we have seen how applications are deployed, how application run, प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर किस तरीके से है, I think the next major step for us is to start learning how to develop for these platforms. How to develop, ये जो हम GPS के बारे में बात करते हैं, जो हम सोशल नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं, जो हम ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं, how to develop applications in Android, in Symbian, in Windows Phone 7. तो हम इस चीज़ पे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. Till then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.